नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आप लोग श्वसन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की क्लास पूरी ले ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सही ही करेंगे। ठीक है दोस्त, तो पहले हम कुछ थ्योरी पोर्शन देखेंगे, फिर उसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे कि आखिर श्वसन तंत्र क्या होता है, फिर अंत में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र दोस्त होता क्या है? तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि श्वास को शरीर के अंदर, श्वास को शरीर के अंदर, या आप कह सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मैं कहूँगा कि इसको आप याद करिए इंग्लिश में, क्योंकि निश्वसन और उच्छ्वसन कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अगर आप याद कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है ना। तो निश्वसन और उच्छ्वसन करना श्वसन कहलाता है और इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब सुनिए, इसके अंतर्गत जो आने वाले पार्ट हो गए, जो अंग हो गए, अभी मैं फिगर में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उससे पहले आप नाम जान लीजिए। ठीक है, कंठ, पहला क्या हो गया? कंठ। ठीक है, पहला क्या हो गया? कंठ। सबसे आगे अगर बात करें तो नाक हो सकती है, ठीक है, मुख भी हो सकता है, ठीक, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कंठ की। ठीक है, फिर हो गया लैरिंग्स। फिर क्या हो गया दोस्त? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही कहते हैं कंठ। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक, फिर एपिग्लॉटिस। फिर क्या हो गया? एपिग्लॉटिस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। एपिग्लॉटिस। ठीक, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। ठीक है ना, बात समझे। श्वसनी और फेफड़े, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। ठीक है ना, बात समझे आप। तो मुख्यतः करता क्या है? वायु मार्ग का कार्य करता है। ठीक, अब सुनिए एपिग्लॉटिस की हम बात करते हैं। देखिए, भोजन निगलते समय एपिग्लॉटिस जो सांस लेने का रास्ता होता है उसे बंद कर देता है और आसानी से भोजन हमारा सांस नली में ना जाकर पाचन नली में, यानी कि फूड पाइप में, जिसे आप भोजन नली कहते हैं, उसमें चला जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब सुनिए, श्वास नली के ऊपर एक प्रकार की कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होती है? एक सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा आप। श्वास नली के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक स्प्रिंग नुमा आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। हिंदी में आप लचीली हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता क्या है? श्वास नली और जो आपकी फूड पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप और श्वास नली के ऊपर क्या होता है? कार्टिलेज होता है, स्प्रिंग नुमा आकृति होती है। जैसे कभी कभी होता है कि हमने अनजाने में कुछ चीज़ बड़ी, कुछ बड़ा कौर या बड़ी चीज़ कुछ खा ली, निगल गए हम, तो ये स्प्रिंग नुमा आकृति क्या करती है? धीरे धीरे फैल जाती है और फैल कर फूड पाइप आराम से बड़ी चौड़ी हो जाती है और भोजन अंदर जाने के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए अब बात करते हैं फेफड़े, लंग्स। ठीक, इसमें क्या होता है? रुधिर का शुद्धिकरण होता है। अब रुधिर का शुद्धिकरण कैसे होता है भाई यहाँ पर O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आता है किसके माध्यम से? सिराओं के माध्यम से। और कौन लाता है? अगर आप कहेंगे तो रक्त लाता है भाई। ठीक है ना, रक्त लाता है, यहाँ पे शुद्धिकृत होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, उसे आप कहेंगे शुद्ध रक्त। ठीक है, बात को क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं। गैसों का आदान प्रदान आप जानते हैं किसके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के माध्यम से होता है, एल्वुलाई। इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, एल्विलॉय। ठीक है, या फिर वायु कूपिकाएँ आप याद कर सकते हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़ों के भीतर पाई जाती हैं। असंख्यों, आप जान लीजिए, लगभग 30 से 40 करोड़ कूपिकाएँ होती हैं, जिसमें वायु भरती है और वायु छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मुख्यतः यहीं से संबंध बनता है। ठीक, आगे देखेंगे आप। मनुष्य में दाएं फेफड़ा 3 पिंडों में और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। इसको भी याद करना पड़ेगा। केवल इतना याद करना है
केवल क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है भाई दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 3 पिंडों में विभक्त है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त है, क्या कहेंगे 2 पिंडों में विभक्त है। क्लियर। कोशिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे पूछेगा डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा आपसे विसरण क्या है, तो आप कहेंगे कोशिकाओं में गैस का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक। एम्फीसीमा, अब देखिए बहुत ध्यान से इस पॉइंट को भी देखिए, मैं आपके लिए बहुत छटे हुए पॉइंट लेके आया हूँ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध कभी कभी पूछ लेता सीधे ही, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है भाई, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध फेफड़ों से है। कैसे होती है भाई, सिगरेट ज़्यादा पीने से होती है, धूम्रपान ज़्यादा करने से होती है। ठीक। होता क्या है, इसमें कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, बात समझे। जिससे होता क्या है, जिससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, और अस्थमा की प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है, गैसीय आदान प्रदान की क्रिया प्रभावित होती है। सीधे सीधे आप ये जान लीजिएगा। क्लियर हो रही है बात ना दोस्त। चलो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्त देखो फेफड़े का अगर हम आकार दिखाएं आपको, आकार कैसा होता है फेफड़े का, अगर आप देखें तो देखिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार से, ठीक, और ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कुछ फेफड़े होते हैं। इसके जो ऊपर की जो परत है, एक परत होती है, एक झिल्ली होती है जो फेफड़ों की क्या करती है, रक्षा करती है। जो फेफड़ों की रक्षा करती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उस झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्लूरा कहते हैं, उस झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। ओके, चलिए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज के अभी मैं आपको आगे ऑक्सीकरण करके दिखाऊंगा इसका, तो मैं बताऊंगा वहाँ पर कैसे आप वहाँ पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, कितने घंटे, 24 घंटे चलती है भाई। अगर आदमी की सांस रुकी तो आदमी भी रुक जाएगा। ठीक है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। आइए जानते हैं। ऑक्सी यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए आपको इंग्लिश वर्ड याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ चुका है एरोबिक के नाम से, इस प्रकार से पूछ लेगा तो क्या करोगे, एरोबिक याद करना पड़ेगा, जरूरी है। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक भी कहते हैं। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाना, ऑक्सीजन का की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाना या पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाना ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक, क्लियर हो रही है बात। अब आप देखेंगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितने एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पादित होते हैं, तो 38 याद कर लो, रट डालो। ठीक है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आपको कोशिका का चित्र भी बना के दिखा दूंगा कि होता कैसा है, चित्र पूरी तरह समझा भी दूंगा उसके बारे में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान से, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। ठीक, विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है भैया, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, 40 एटीपी ऊर्जा यहाँ तक आप जान चुके हैं। 38 एटीपी मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, और 2 एटीपी यहाँ पर आपका उत्पन्न होती है। ठीक, 38 एटीपी देखिए आप ऑक्सीजन की क्रिया में होती है। ठीक है,
दो एटीपी कैसे होती है, मैंने बता दिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। इस विखंडन में कितनी होती है ऊर्जा उत्पन्न, दो एटीपी। ठीक, ग्लाइकोलिसिस क्रिया ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में होती है, मतलब दोनों में ही होती है। ठीक है, अगर पूछ ले सिंपल प्रश्न आपसे, भैया ये बताइए कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया किस में होती है, पहला ऑप्शन ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से प्रश्न बन के आ जाता है मेरे भाई, और आपको आंसर क्या लगाना होगा, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों। ठीक, कैप्स चक्र की क्रिया माइटोकाइंड्रिया के अंदर उत्पन्न होती है। अब ये कैप्स चक्र क्या होता है भैया, ठीक, माइटोकाइंड्रिया आप लोग जानते ही हैं कि ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा इसको आपको आगे। पहले हम जानेंगे क्रेब्स चक्र होता क्या है, क्या चीज़ है आखिर ये, तो सुनिए ध्यान से। पार्विक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है, इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकाइंड्रिया के भीतर। फिर से सुन लो, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकाइंड्रिया के भीतर। फिर से सुन लो, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकाइंड्रिया के भीतर। होता क्या है क्रेब्स चक्र में दोस्त मेरे, पायरुविक अम्ल, ठीक, पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में विखंडित होता है, CO2 और जल में विखंडित होता है। ठीक, बात समझे। इस प्रक्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में पूछ ले आपसे, भैया क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 एटीपी। होता क्या है क्रेब्स चक्र, तो आप क्या बताएंगे, सर पायरुविक अम्ल टूटता है, किसमें टूटता है, क्या कहोगे मेरे भाई, मेरे भाई आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। ठीक, इस क्रिया में 36 एटीपी लगता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है, ये क्रिया भी आप याद रखेंगे। पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है। अब सुनिए भाई ध्यान से, अगला पॉइंट देखेंगे आप। जब मनुष्य अधिक कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। क्लियर हो रही है बात, तो दोस्त फिर से सुन लीजिए एक बार आप बहुत ध्यान से। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा कार्य करता है, मतलब ऊर्जा से ज़्यादा कार्य करता है, तो होता क्या है, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उस केस में पायरुविक अम्ल का विखंडन लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर ऐसा होता है तो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जम जाएगा, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। क्वेश्चन पूछता है मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण क्या होता है, आंसर आपको यही देना है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्लियर हो रही बात, इस लाइन को पूरा याद कर लो, अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो इसको ले लो भाई और लिख लो। ठीक, फिर से सुन लो, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड का विखंडन हो जाता है, किसमें, लैक्टिक एसिड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। बात समझे। अब देखो, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, बता दिया। मांसपेशियों में दर्द का कारण कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी, क्यों, क्योंकि अनऑक्सी श्वसन की क्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पादन होती है, याद रखोगे। ठीक, ऊर्जा की कमी होती है, क्यों होती है, क्योंकि अनऑक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पादित होती है। जब अनऑक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है, बहुत ध्यान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। जब अनऑक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक, फिर से सुन लो, जीवाणु और कवक में होती है, ठीक, तो
क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहा जाता है। किण्वन क्रिया के द्वारा शराब और सिरके का निर्माण किया जाता है। शराब और सिरके का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, ब्रीथिंग। अब हम समझेंगे ब्रीथिंग। इसको आप लोग ब्रीथिंग ही याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि श्वास, ठीक, हिंदी वर्जन थोड़ा सा कठिन है। ब्रीदिंग ही मैं कहूँगा कि आप ब्रीदिंग ही इसको याद करिए, ठीक। चलिए, समानता सांस लेने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। सीधी सीधी बात है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पादित नहीं होती है। अब सुनिए, होता क्या है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में ग्रहण करते हैं, ठीक। वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होती है? फेफड़ों के द्वारा ग्रहण की जाती है और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए आप। तो आप कहेंगे ब्रीदिंग कहलाती है, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है? भाई मैंने बताया रक्त के माध्यम से आती है, ठीक है। रक्त के माध्यम से आती है, हीमोग्लोबिन आप मुख्य जानते हैं, ठीक है। और रक्त किसके माध्यम से आता है? मतलब अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? प्रत्येक कोशिका से, शरीर की प्रत्येक कोशिका से अशुद्ध रक्त आएगा वापस, ठीक है ना। कैसे आएगा? शिराओं के माध्यम से आएगा। कहाँ तक आएगा? फेफड़ों तक आएगा। फेफड़े में आके क्या होगा भाई? रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट, शुरुआत कहाँ से होती है श्वसन क्रिया की? तो आप कहेंगे डायफ्राम से। कहाँ से होती है दोस्त? डायफ्राम से होती है। रट डालो इसको भी, डायफ्राम से होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है। भैया जब 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो और कुछ थोड़ी ग्रहण कर लोगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% छोड़ी भी जाती है। मतलब नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर? ऑक्सीजन 21%, वायुमंडल में 21% है, लेकिन हम 5% इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन हम 5% इस्तेमाल करते हैं और 16% छोड़ देते हैं। क्लियर हो रही बात? जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है भाई 5% की ज़रूरत है तो 5% हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन सीधे तुमसे पूछ सकता है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन हमारा शरीर इस्तेमाल करता है, तो क्या कहोगे? मात्र 5%। 21% ग्रहण करते हैं, उसमें से 5% को इस्तेमाल करते हैं, 16% छोड़ देते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक, ग्रहण की जाती है और 4% छोड़ी जाती है। भैया 4% कहाँ से आ जाती है? अरे मेरे भाई, जो शरीर में अमोनिया बनती है, यूरिया के रूप में कन्वर्ट होती है, उस क्रिया में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बनती है तो भैया शरीर से बाहर तो निकाली जाएगी ना। क्यों? क्योंकि एक विषैली गैस है, ठीक। अगला पॉइंट देखो, गहरी सांस लेने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, ठीक। इस क्षमता को वाइटल क्षमता कहते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3.5 लीटर गैस को आप ग्रहण कर सकते हैं अगर आप जोर से सांस लें। इस क्षमता को क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप हल्की सांस लेते हैं तो आप आधा लीटर गैस ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। इसको क्या कहेंगे? टाइडल। देखो सीधे सीधे जान लो, टाइडल कम रूप में ले रहे हो, वाइटल उसी चीज़ की वृद्धि कर दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात? चलो आगे देखो, 1.5 लीटर गैस फेफड़ों में प्रत्येक दशा में बनी रहती है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं होगा कि 1.5 लीटर गैस फेफड़ों में आपके ना रहे। 1.5 लीटर गैस परमानेंट फेफड़ों में रहती है, जिसे रेसिडुअल क्षमता कहते हैं। रेसिडुअल माने क्या होता है? रेसिडुअल माने भैया ये होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन आपको भरपूर मात्रा में ना मिल पा रही हो, उस कंडीशन में फेफड़े में इतनी पावर रहती है कि 15-20-25 मिनट तक ऑक्सीजन की मात्रा को संभाल लेगा, ठीक है। मतलब स्टोर करके रखता है। स्टोर करने की पावर को क्या कहते हैं? रेसिडुअल, ठीक है। फिर से सुन लो, स्टोर करके रख रहा है, रेसिडुअल कहलाएगा। और सुन लो, जब आप क्षमता से अधिक 3.5 लीटर तक गैस को ग्रहण करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। फिर से सुन लो, वाइटल कैपेसिटी या वाइटल क्षमता, ठीक है। क्षमता के अनुसार, मतलब जितनी क्षमता है उतनी ही गैस हमने ग्रहण की तो उसे क्या कहेंगे? टाइडल कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है। बैकअप के लिए, अब सुनो, बैकअप के लिए कुछ गैस रखे हुए हैं। बैकअप के लिए मतलब बैकअप हमारा स्ट्रांग है तो हम 20-25 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर हम बैकअप रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ से गुजर सकते हैं, ठीक। और बैकअप करने को, स्टोर करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल क्षमता, ठीक है। अब सुन लीजिए ध्यान से आप, फेफड़े कितनी गैस को धारण कर सकते हैं, कितनी क्षमता होती है? तो आप कहेंगे 5 लीटर भाई, ठीक है। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करता है, मैंने आपको बताया था। गैसों का विनिमय डिफ्यूजन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, या डिफ्यूजन कहलाता है, कह सकते हैं आप। कोशिकीय श्वसन, कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेव के माध्यम से पूरा होता है। क्रेव चक्र मैंने आपको बताया अभी कहीं पे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्रेव चक्र क्या होता है, एक बार फिर से सर्च करके आप, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया आप वहां पे जाके पढ़ेंगे फिर से एक बार, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया हुआ है शायद आपको कि क्रेव चक्र में क्या होता है दोस्त मेरे, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। क्रेव चक्र में होता है कार्बन डाइऑक्साइड टूटती है और साथ ही साथ कौन टूटता है? जल। और साथ ही साथ कौन टूटता है? जल, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात? ये देखो क्रेव चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है, यही तो मैंने बताया तुम्हें ना, ठीक है। तो क्रेव चक्र समझ में आ गई होगी बात। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये पूरे नोट्स हैं एक तरह से, और इस नोट्स को पूरा का पूरा अपनी कॉपी में लिख लेना और लिख कर 2-3 बार पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा, विश्वास मानो। चलो देखो आगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी श्वसन होता है। अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसा श्वसन होगा भाई? अनऑक्सी, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी, और अनऑक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनऑक्सी कहलाएगा। बिल्कुल सही है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और जल का निर्माण होता है, ठीक। ध्यान से, बहुत ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और जल का निर्माण होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनो, लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे होता है? मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा काम कर ली हो, शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, शरीर की जब ऑक्सीजन में कमी हो गई तो पायरुविक एसिड किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में। जल की कमी भी हो जाएगी, जल की कमी होगी तभी होगा किसकी कमी? बताओ, ऑक्सीजन की कमी। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः कार्बोनेट आयन के द्वारा होता है, कार्बोनेट आयन के द्वारा होता है, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना, SCO3 नेगेटिव, SCO3 नेगेटिव, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में, अगर अनुपस्थिति रहे तो केवल 2%, केवल 2%, केवल 2%, याद कर लो, रट लो। हीमोग्लोबिन है तो 21% लेता है, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो 2% लेगा, मतलब इंसान ऑलरेडी मरा हुआ हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। चलो अब हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे फिगर के माध्यम से और कुछ और बातों को जानेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो दोस्त।